साइब्यो की मौत के बाद सेंगवू और गिहुन को छठवें और आखिरी गेम के लिए ले जाया जाता है। जब वे एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो स्टाफ बताता है कि इस आखिरी गेम में उन्हें या तो अटैक करना होगा या डिफेंड करना होगा। गिहुन टॉस जीतता है और अटैक चुनता है। इसके बाद उन्हें एक फील्ड में ले जाया जाता है जहां उन्होंने सबसे पहला गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट खेला था। फील्ड के बीच में स्क्विड का एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना हुआ है। वीआईपी ऊपर एक प्लेटफॉर्म से इस गेम को देख रहे होते हैं। ओवरसियर उन्हें बताता है कि आखिरी गेम का नाम स्क्विड गेम है। यह एक बच्चों का खेल था जो कई साल पहले कोरिया में खेला जाता था। अटैकर गिहुन को स्क्विड के ड्रा के अंदर रहना होगा। गेम जीतने के लिए उसे डिफेंडर सेंगवू को पार करते हुए स्क्विड के चेहरे को अपने पैर से छूना होगा। अगर सेंगवू गिहुन को स्क्विड ड्रा से बाहर धक्का देता है तो वह जीत जाएगा, और अगर दोनों में से कोई किसी भी कारण से गेम जारी नहीं रख पाता तो जो बचेगा वही विजेता होगा। जब वे स्क्विड के शरीर के अंदर होते हैं, गिहुन स्टाफ से पूछता है कि ऐसा कौन सा सीन है जिसमें गेम जारी नहीं रह सकता। स्टाफ जवाब देता है कि आखिरी सीन वह है जब कोई प्लेयर मर जाए, यानी कि एक दूसरे को मारना भी गेम का हिस्सा है। ओवरसियर वीआईपी को बताता है कि स्क्विड गेम में किसी भी तरह की हिंसा की इजाजत है और कोई रूल्स नहीं है। गिहुन अपनी पोजीशन लेता है और अपने जूते के फीते बांधता है। अपने पुराने दोस्त से लड़ने के लिए तैयार होता है, जबकि सेंगवू चाकू के साथ पोजीशन लेता है। गेम शुरू होता है और गिहुन सेंगवू से पूछता है क्या उसे याद है कैसे वे बचपन में ये गेम खेलते थे। जैसे ही सेंगवू अटैक करता है, गिहुन उसकी आंखों में मिट्टी फेंकता है और स्क्विड के गले तक आसानी से पहुंच जाता है। उसी समय आसमान काला हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। सेंगवू जानता है कि गिहुन साइब्योक की मौत से दुखी है। वह कहता है कि साइब्योक वैसे भी मरने वाली थी, उसने बस उसे दर्द से बचाया। लेकिन गिहुन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है कि उसने उसे सिर्फ लालच के लिए मारा। सेंगवू आखिरकार मानता है कि अगर उसने साइब्योक को नहीं मारा होता तो गिहुन गेम को रोकने की मांग करता और वोटिंग से गेम रुक जाता, जिससे उन्हें पैसे नहीं मिलते। गिहुन चाकू निकालता है और बताता है कि कैसे साइब्योक ने कल रात उसे सेंगवू को मारने से रोका था। वो कहता है कि अब वो सेंगवू को किसी भी हालत में जीतने नहीं देगा। दोनों एक दूसरे पर चाकू से हमला करते हैं और लड़ते हैं। थोड़ी देर बाद उनके हथियार गिर जाते हैं और वे हाथों से लड़ाई करते हैं, बारिश के बीच। कुछ समय बाद दोनों मिट्टी में लथपथ और थके हुए होते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं रुकती। सेंगवू चाकू पकड़ लेता है और गिहुन की जांघ मिर्च कर देता है। गिहुन जमीन पर पड़ा होता है, जबकि सेंगवू पूछता है क्या उसे वो प्लेग्राउंड याद है जहां उन्होंने पहला गेम खेला था। वह गिहुन पर चाकू से आखिरी वार करने जाता है, लेकिन चाकू उसकी हथेली में लगता है। गिहुन उसके पैर काटता है और गेम को पलट देता है। दोनों खून से लथपथ होते हैं जब गिहुन सेंगवू के ऊपर बैठता है और चाकू से हमला करता है, लेकिन वह उसे मारने के बजाय चाकू को उसके सिर के पास जमीन में से करता है। गिहुन सेंगवू को नहीं मारता। गिहुन स्क्विड के चेहरे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी स्टाफ सेंगवू पर बंदूक तानता है। गिहुन रुक जाता है और पूछता है कि अगर वे दोनों गेम को टर्मिनेट कर दे तो क्या वे दोनों जिंदा बाहर जा सकते हैं। स्टाफ ओवरसियर से पूछता है। वीआईपी चौंक जाते हैं कि गिहुन इतनी सारी मेहनत और पैसे को अपने विश्वासघाती दोस्त के लिए त्यागने को तैयार है। गंभीर रूप से घायल सेंगवू गिहुन से पूछता है क्या उसे याद है उनकी मां उन्हें हर दिन खिलाने के लिए खाना बनाती थीं। गिहुन उसे घर चलने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन सेंगवू माफी मांगता है, जमीन से चाकू उठाता है और अपने गले में से कर लेता है। गिहुन सदमे में जम जाता है और अपने मरते हुए दोस्त को पकड़कर रोने लगता है। अब गिहुन 456 अरब वोन के साथ गेम जीत चुका होता है। इसके अगले सीन में गिहुन एक लिमोजीन में ओवरसियर के साथ होता है। उसके हाथ बंधे होते हैं और आंखों पर पट्टी बंधी होती है ताकि वह ओवरसियर को पहचान न सके। ओवरसियर उसे गेम जीतने पर बधाई देता है, लेकिन गिहुन उससे पूछता है कि वह असल में है कौन। ओवरसियर कोई जवाब नहीं देता और लिमोजीन में गैस छोड़ता है, जिससे गिहुन फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद लिमोजीन एक व्यस्त सड़क के किनारे रुकती है और कोई गिहुन को बाहर फेंक देता है। उसी समय एक आदमी गिहुन की आंखों की पट्टी खोलता है। गिहुन को अपने मुंह में कुछ महसूस होता है और वह एक क्रेडिट कार्ड थूक देता है। वह सीधे एटीएम की ओर जाता है
और कार्ड में अपना प्लेयर नंबर 0456 डालता है। वह सिर्फ 10,000 वोन निकालता है और देखता है कि उसके खाते में अभी भी पूरे 456 अरब वोन है। लेकिन गिहून इस खुलासे से जरा भी खुश नहीं होता। वह कोई रिएक्शन नहीं देता। उसके लिए 455 लोगों की मौत उस पैसे की कीमत पर नहीं आंकी जा सकती। वह नोट लेकर अपने घर लौट जाता है। रास्ते में उसे सांगवू की मां मिलती है, जो उसके जख्म देखकर चिंता करती है। वह पूछती है, क्या सांगवू का कुछ पता चला है? लेकिन गिहून बस खामोश खड़ा रहता है, आंसू रोके हुए, क्योंकि उसने कुछ घंटे पहले ही सांगवू की मौत देखी थी। गिहून जब घर लौटता है तो देखता है कि उसकी मां जमीन पर बेसुध पड़ी है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी होती है। गिहून की मां की मौत हो चुकी होती है। वह दर्द से चिल्लाता है और उनके पास ले जाता है। वह गेम में फिर से इसलिए गया था ताकि अपनी मां के इलाज का खर्चा निकाल सके, लेकिन अब वह भी नहीं रही। सीन कट होता है 1 साल बाद। गिहून किसी ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है। वह बेहद बुरे हाल में दिखाई देता है। उसके बाल बढ़ चुके हैं, दाढ़ी बेतरतीब है और चेहरा फिर से उसी दर्द में डूबा लगता है जैसे वह गेम से लौटने के बाद था। असल में वह बैंक जा रहा होता है, जहां उसका सारा पैसा ट्रांसफर किया गया था। बैंक मैनेजर उसके अकाउंट में इतनी बड़ी रकम देखकर उसे खुशामद करता है और पैसे किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने की सलाह देता है ताकि ज्यादा ब्याज मिले। गिहून बिना दिलचस्पी के जवाब देता है। कुछ देर बाद वह बैंक मैनेजर से 10,000 वोन उधार मांगता है। मैनेजर हैरान रह जाता है, लेकिन फिर भी उसे पैसे दे देता है। वह उस पैसे से एक समुंदर किनारे बैठकर शराब पीता है। वही एक औरत उससे जिद करती है कि वह एक गुलाब खरीद ले, और गिहून खरीद लेता है। गुलाब के साथ वह औरत उसे एक छोटा सा लिफाफा भी देती है। गिहून उसे खोलता है तो देखता है कि उसमें एक गोल्डन कार्ड है, जिस पर गेम का वही सिंबल बना है। उसके पीछे एक पता और समय लिखा होता है। गिहून हैरान तो होता है, लेकिन अब वह जानने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है कि यह सब कर कौन रहा है और क्यों। वह कार्ड पर लिखे पते पर पहुंचता है और एक कमरे में जाता है, जहां एक बूढ़ा आदमी अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है। गिहून जैसे ही पास जाता है, उसे एक जबरदस्त झटका लगता है। वह आदमी नंबर 1 खिलाड़ी ओह इल्नाम होता है। गिहून उसकी ओर देखकर एकदम स्तब्ध रह जाता है। इल्नाम उससे पानी मांगता है और गिहून चुपचाप उसे देता है। फिर वह खुद को संभालते हुए पूछता है कि वह असल में है कौन और क्या वह इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है। लेकिन इल्नाम उसके सवालों को नजरअंदाज करता है और खिड़की से बाहर देख रहे एक शराबी आदमी की ओर इशारा करता है। वह गिहून से पूछता है कि क्या अब भी वह लोगों पर भरोसा करता है, इतना कुछ देखने के बाद। गिहून झुंझलाकर फिर वही सवाल दोहराता है। इल्नाम कहता है कि वह उससे एक गेम खेलना चाहता है। अगर कोई आदमी उस नशे में पड़े आदमी की मदद करता है रात 12 बजे से पहले, तो गिहून जीतेगा और उसे सारे जवाब मिलेंगे। अगर कोई नहीं आता तो इल्नाम जीत जाएगा। गिहून गुस्से में आकर उसका गला दबा देता है, लेकिन इल्नाम कहता है कि अगर वह उसे मार देगा तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। गिहून रुक जाता है और घड़ी देखता है। 20 मिनट बाकी है। वे चुपचाप इंतजार करते हैं। फिर गिहून दोबारा पूछता है कि वह है कौन। इल्नाम सच बता देता है, वह इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है। वह और उसके कुछ बेहद अमीर दोस्त, जिन्हें बहुत पैसा था लेकिन कोई खुशी नहीं थी, बोर हो चुके थे। इसलिए उन्होंने ये गेम प्लान किया ताकि जिंदगी में थोड़ा मजा आए। वह कहता है कि उसने गिहून को बुलाया क्योंकि उसने अपनी इनामी राशि का एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं किया और आज भी वैसी ही जिंदगी जी रहा है। इल्नाम पूछता है कि क्या गिहून ने पैसे इसलिए नहीं खर्च किए क्योंकि उसे अपराध बोध है। गिहून जवाब देता है कि इल्नाम को ही शर्मिंदा होना चाहिए क्योंकि उसने इतने लोगों की जान ले ली। लेकिन इल्नाम कहता है कि सारे खिलाड़ी अपनी मर्जी से वहां आए थे, किसी को मजबूर नहीं किया गया। गिहून पूछता है कि जब वह सब कुछ देख ही सकता था तो गेम में खुद क्यों हिस्सा लिया। इल्नाम जवाब देता है कि उसे अपने बचपन की याद आ रही थी और मरने से पहले वह एक बार फिर उन्हें जीना चाहता था, क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था। तभी एक लड़की उस शराबी आदमी के पास जाती है, लेकिन थोड़ी देर में वापस चली जाती है। इल्नाम बताता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि गेम के दौरान वह बहुत खुश था। उसी दौरान कुछ सेकंड बाकी रहते हैं जब एक पुलिस की गाड़ी वहां रुकती है। वही लड़की जो गई थी,
वह पुलिस को मदद के लिए बुला लाती है। घड़ी में 12 बजने से ठीक पहले वह आदमी बचा लिया जाता है और गिहून बाजी जीतता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। इल्नाम अपनी आखिरी सांस लेता है और मर जाता है। गिहून उसे आखिरी बार देखता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब 5वां गेम चल रहा था। तब गेम का मुख्य आदमी अपना मास्क हटाता है और पता चलता है कि वह ओह इल्नाम ही था। वर्तमान में गेम का ओवरसियर इन्हो इल्नाम की आंखें बंद करता है। अगले सीन में गिहून एक हेयर कट शॉप में होता है। अब उसे सच पता चल चुका होता है और 1 साल बाद वह पहली बार थोड़ा बेहतर महसूस करता है। वह दुकान से बाहर आता है। उसके बाल अब लाल हो चुके हैं, जो एक नए और ताज़ा जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। गिहून फिर उस अनाथालय में जाता है जहां साइब्योक का छोटा भाई रहता है। वह बच्चे को गले लगाता है और जैसे ही वह साइब्योक का नाम लेता है, बच्चा बोलने लगता है। गिहून साइब्योक से किया हुआ वादा पूरा करने आया होता है। वह उस बच्चे को सांगवू की मां के पास लेकर आता है और कहता है कि वह उसका ख्याल रखें। वह बुजुर्ग महिला खुशी से बच्चे को अपनाती है। गिहून एक सूटकेस उन्हें देकर चला जाता है। जब वह चली जाती है, वह सूटकेस खोलती है तो उसमें बच्चे के लिए जैकेट ढूंढने लगती है, लेकिन अंदर पूरा पैसा भरा होता है। हैरानी से वह गिहून का नाम पुकारती है, लेकिन तब तक वह जा चुका होता है। गिहून फिर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता है, फोन पर अपनी बेटी से बात करते हुए। वह 1 साल बाद उससे मिलने अमेरिका जा रहा होता है। स्टेशन पर वह फिर से गेम का वही सेल्समैन देखता है जिसने उसे कार दिया था और इस पूरे खेल में खींचा था। वह आदमी किसी और के साथ वही खेल खेल रहा होता है और गिहून को देखकर मुस्कुराता है। गिहून उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन वह आदमी ट्रे में बैठकर निकल जाता है। गिहून उस दूसरे आदमी से कार ले लेता है और उसे चेतावनी देता है कि वहां कभी न जाए। फिर वह एयरपोर्ट की ओर बढ़ता है, लेकिन कार्ड पर लिखे नंबर पर एक बार फिर कॉल करता है। दूसरी तरफ से कोई उसका नाम, जन्मतिथि और गेम में हिस्सा लेने की इच्छा पूछता है। गिहून अपना नाम बताता है, जिससे दूसरी तरफ वाला चौंक जाता है। गिहून कहता है कि वह कोई घोड़ा नहीं है जिस पर वे लोग दाव लगाते हैं। दूसरी तरफ का आदमी उसे नंबर 456 कहकर पहचानता है और कहता है कि वह फ्लाइट में चढ़कर अपनी जिंदगी जारी रखे। लेकिन गिहून कहता है कि वह उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने उन्हें ये गेम खेलने पर मजबूर किया। वह कॉल काट देता है और वापस मुड़ता है, अब पूरी तरह तैयार इस खेल को खत्म करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें।